हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो यहाँ पर जो हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन करेंगे वो किस बेस पर करेंगे। वी क्लासीफाई द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की टाइप क्या है। तो जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स रहेंगे, ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स रहेंगे उनको हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। तो वो 4 कैटेगरीज कौन कौन सी रहेंगी। फर्स्ट रहेगी आयनिक सॉलिड्स, सेकंड रहेगा कोवलेंट सॉलिड्स, थर्ड रहेगा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और फोर्थ रहेगा मेटेलिक सॉलिड्स। तो ये 4 टाइप्स के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स रहेंगे। तो यहाँ पर देखो, जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं उनको भी हम फर्दर क्लासीफाई करेंगे on the basis of type of molecules या constituent particles of those molecular solids। तो फर्स्ट कैटेगरी में आएगा यहाँ पर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, सेकेंड कैटेगरी में रहेगा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और जो थर्ड कैटेगरी में रहेगा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स रहेंगे उनको हम इस तरह से 4 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो अब हम 1 बाय 1 इन 4 टाइप्स के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। और यहाँ से इस पार्ट में से कम 1 मार्क का एक क्वेश्चन हमें फाइनल एग्जाम में ज़रूर मिलता है। तो फर्स्ट रहेगा आयनिक सॉलिड्स। देखो बच्चों, इन सभी 4 टाइप्स के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को याद करने के लिए एक पर्टिकुलर मैनर होगा। आप उस पर्टिकुलर सीक्वेंस से अगर इन सभी को याद रखोगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपको इन सबको याद रखना। तो फर्स्ट जो कैटेगरी है वो है आयनिक सॉलिड्स की। तो यहाँ पर देखो, हम सबसे पहले बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की जो आयनिक सॉलिड हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किस तरह के होंगे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किस तरह के रहेंगे, पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। तो जितने भी आयनिक सॉलिड्स रहेंगे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। सेकेंड जो पॉइंट रहेगा आयनिक सॉलिड के लिए, अब देखो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज रहेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे नेचर ऑफ फोर्सेस की। नेचर ऑफ फोर्सेस कि उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में किस तरह के फोर्सेस प्रेजेंट रहेंगे। तो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयंस रहेंगे तो यहाँ पर रहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे वो वेरी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। सो देयर एग्जिस्ट वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयन। जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो रहेगा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। क्योंकि जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रहेगा किसी भी सॉलिड का, वो डिपेंड करेगा कि उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं या वीक फोर्सेस हैं। तो यहाँ पर इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। तो उन आयनिक सॉलिड्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा वो वेरी हाई रहेगा। फोर्थ पॉइंट रहेगा सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो ये आयनिक कंपाउंड है, जितने भी आयनिक कंपाउंड रहेंगे वो सभी आयनिक सॉलिड्स होंगे
और वो सभी आयनिक कंपाउंड सॉल्यूबल रहेंगे इन वाटर, दे आर सॉल्यूबल इन वाटर, बट लेकिन वो इनसॉल्यूबल कहाँ रहेंगे, इनसॉल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, जैसे बेंजीन CCl4, तो उनमें वो इनसॉल्यूबल रहेंगे, लेकिन सॉल्यूबल किस में रहेंगे, पोलर सॉल्वेंट में। और एक बेस्ट एग्जांपल है पोलर सॉल्वेंट का वाटर। फिफ्थ पॉइंट रहेगा यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो जो ये हम पॉइंट लिख रहे हैं इन्हीं से रिलेटेड हमें क्वेश्चन मिलते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन मिलेगा इन्हीं से रिलेटेड फाइनल एग्जाम में। तो हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि ये किस टाइप का सॉलिड रहेगा या किस टाइप का क्रिस्टलाइन सॉलिड रहेगा। तो अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या रहेगी आयनिक सॉलिड्स की, दे आर इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट। तो जितने भी आयनिक सॉलिड्स रहेंगे वो सभी इंसुलेटर रहेंगे सॉलिड स्टेट में, बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे इन मोल्टन और लिक्विड स्टेट और देयर एक्वस सॉल्यूशंस। तो उन आयनिक सॉलिड्स को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे या उनको हम मेल्ट करेंगे, तो वो जो हमें लिक्विड या सॉल्यूशन मिलेगा वो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। लेकिन अगर हम सॉलिड स्टेट में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे तो वो आयनिक सॉलिड स्टेट में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब हम उनको मेल्ट करेंगे या सॉल्यूशन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो जो उनके आयंस रहेंगे वो सेपरेट हो जाएंगे। नाउ in solution or liquid state those ions can move freely in that liquid or solution। तो जैसे मान लो हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेंगे आयनिक सॉलिड्स के, NaCl सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट एट्सेट्रा। तो जब हम NaCl को वाटर में डिसॉल्व करेंगे और ये क्या है, इनके ऊपर ये कैटायन है, ये एनायन है, तो यहाँ पर ये एनायन सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है। सो इन सॉलिड स्टेट दीज आयंस आर नॉट एबल टू मूव फ्रीली, सो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जैसे ही हम इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे दीज आयंस सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे और उस सॉल्यूशन में ये हमें फ्री आयंस मिलेंगे एंड दीज फ्री आयंस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं ड्यू टू देयर मूवमेंट, ड्यू टू देयर मूवमेंट। तो वो मूव कर सकते हैं लिक्विड स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन में, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। लेकिन सॉलिड स्टेट में दीज आयंस आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ इनकी स्ट्रांग अट्रैक्शन रहेगी, तो ये एक दूसरे को मूव नहीं करने देंगे। तो सॉलिड स्टेट में यानी कंपाउंड कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट रहेगा अपना कोवलेंट सॉलिड्स। तो इसी तरह से यहाँ पर भी हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे, नेचर ऑफ फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट रहेगा इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो किस तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमें मिलेंगे कोवलेंट सॉलिड्स की। तो कोवलेंट सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे आर द नॉन मेटल एटम्स। नॉन मेटल एटम्स रहेंगे और उन नॉन मेटल एटम्स के बीच में किस तरह का फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मिलेगा, नेचर ऑफ फोर्सेस किस तरह का मिलेगा, या ये कहें किस तरह के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मिलेंगे। तो नॉन मेटल एटम्स के बीच में हमें क्या मिलेगा, देयर एग्जिस्ट कोवलेंट बॉन्ड्स बिटवीन दीज एटम्स, तभी तो इनका नाम क्या है, कोवलेंट सॉलिड्स है। तो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में हमें क्या मिलेगा,
कोवलेंट बॉन्ड मिलेगा, लेकिन आयनिक सॉलिड्स के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में हमें किस तरह का बॉन्ड मिलता है? आयनिक बॉन्ड मिलता है। कोवलेंट बॉन्ड है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स रहेंगे। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होने के कारण उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी अफेक्ट होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा उन कोवलेंट सॉलिड्स का? वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और ये क्यों रहेगा? ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स। तो उनके एटम्स के बीच में स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होंगे तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई मिलेगा हमें। नेक्स्ट बात करेंगे हम सॉल्युबिलिटी की। तो सॉल्युबिलिटी क्या रहेगी? इनसॉल्युबल मिलेंगे कोवलेंट सॉलिड हमें किसमें? इन वाटर एंड पोलर सॉल्वेंट्स, बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो वो कोवलेंट सॉलिड्स नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में हमें सॉल्युबल मिलेंगे, लेकिन पोलर सॉल्वेंट और वाटर में क्या मिलेंगे? वो इनसॉल्युबल मिलेंगे। नेक्स्ट बात होगी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या रहेगी उनकी? दे आर इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन लिक्विड स्टेट। अब वो सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट में इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर क्यों होंगे? बिकॉज दे डू नॉट कंटेन आयन। दे डू नॉट कंटेन आयन्स इन लिक्विड स्टेट। तो जब हम उनको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करेंगे उन कोवलेंट सॉलिड्स को, तो वहाँ पर उस लिक्विड में आयंस नहीं रहेंगे, जिससे उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी नहीं रहेगी। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स रहेंगे कोवलेंट सॉलिड्स के। डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिका जिसको हम बोलते हैं क्वार्ट्ज, और रहेगा यहाँ पर सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड, और सिलिकॉन कार्बाइड का फॉर्मूला रहेगा SiC, क्योंकि यहाँ पर सिलिकॉन की भी वैलेंसी 4 है और कार्बन की भी वैलेंसी 4 है। और इसको हम बोलते हैं क्वार्ट्ज ग्लास। तो अमोर्फस सिलिका भी होगी जिसमें SiO2 मॉलिक्यूल्स रैंडमली अरेंज रहेंगे, लेकिन क्वार्ट्ज सिलिका एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसमें SiO2 मॉलिक्यूल्स पर्टिकुलर मैनर में हमें अरेंज मिलेंगे। थर्ड टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्यों हैं? क्योंकि इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे, जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे वो क्या रहेंगे? मॉलिक्यूल्स। अब किस तरह के वो मॉलिक्यूल रहेंगे उस बेस पर जितने भी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स रहेंगे उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। तो क्या नेचर रहेगा उन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में, उन मॉलिक्यूल्स का, उस बेस पर जितने भी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होंगे उनको भी हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट कैटेगरी में हम रखेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। सेकेंड कैटेगरी में आएंगे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, और थर्ड कैटेगरी में रहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो इन 3 कैटेगरीज में हम सभी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को डिवाइड करेंगे। तो 1 बाय 1 हम इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे
नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में। तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किस तरह के रहेंगे? देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नोबल गैस एटम्स। वहाँ पर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमें नोबल गैस एटम्स भी मिल सकते हैं, और जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, या क्या हो सकते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के क्या रहेंगे? नोबल गैस एटम्स या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मीथेन एटसेट्रा। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के। तो यहाँ पर जो नेचर ऑफ फोर्स रहेगा इनका, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में किस तरह के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे, नेचर ऑफ फोर्सेस, किस तरह के फोर्सेस रहेंगे इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में। तो क्या रहेगा वो? वीक वैंडरवाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो सबसे वीक होते हैं वैंडरवाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, और यही वीक वैंडरवाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अफेक्ट करेंगे इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को। तो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का, दे आर हैविंग वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम मिलता है, बहुत लो मिलेगा। सो दे आर सॉफ्ट सॉलिड्स। तो ये सॉलिड्स किस तरह के रहेंगे? हार्ड नहीं रहेंगे, ये रहेंगे सॉफ्ट। लेकिन जो आयनिक सॉलिड्स होंगे वो क्या मिलेंगे हमें? वेरी हार्ड मिलेंगे। इसी तरह से जो कोवलेंट सॉलिड्स रहेंगे, कोवलेंट सॉलिड्स भी हमें क्या मिलते हैं? बहुत हार्ड मिलेंगे। लेकिन जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं वो सॉफ्ट रहेंगे ड्यू टू वेरी वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, दे आर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स। तो वो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स रहेंगे। तो नेक्स्ट टाइप का मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कौन सा है? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो जिस तरह से हमें नाम से ही पता चलता है कि पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं, तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमें क्या मिलेंगे? पोलर मॉलिक्यूल्स। तो जो इस पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किस तरह के होंगे? पोलर molecules are the constituent particles of polar molecular solids, जैसे HCl, सल्फर डाइऑक्साइड एटसेट्रा। तो यहाँ पर देखो इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। तो नेचर ऑफ फोर्सेस क्या मिलेगा हमें? नेचर ऑफ फोर्सेस, किस तरह के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हमें मिलेंगे उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में? वो हमें मिलेंगे डाइपोल attraction. There exists dipole attraction between the polar molecules which are present in polar molecular solids. Next point रहेगा melting and boiling point. तो इनका भी हमें लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा। लेकिन जो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होगा वो किससे होगा? हायर देन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं उनसे हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमें मिलेगा इनका। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी रहेगी पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो ये मिलेंगे हमें इंसुलेटर ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो नेक्स्ट है अपना थर्ड टाइप का मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, तो यहाँ पर भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स ही होंगे, लेकिन उन मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी। तो इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से रहेंगे, क्या रिक्वायरमेंट रहेगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से होंगे? आर द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स में क्या होना चाहिए? कंटेनिंग हाइड्रोजन एटम, और वो हाइड्रोजन एटम किससे बॉन्डेड होना चाहिए? बॉन्डेड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन एटम्स। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वो मॉलिक्यूल्स होंगे जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, और वही हाइड्रोजन एटम या तो नाइट्रोजन के साथ बॉन्डेड होगा या ऑक्सीजन के साथ या फ्लोरीन के साथ। तो यहाँ एग्जाम्पल क्या रहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के? अमोनिया, वाटर या HF इन सॉलिड स्टेट। क्योंकि यहाँ पर देखो, हम अगर वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं इस तरह से, तो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या मिलेगा? हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी इस तरह से। तो ये सॉलिड फॉर्म में हमें वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी। इसी तरह से हमें HF मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी, और अमोनिया मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी। तो जैसे अमोनिया मॉलिक्यूल अगर हम इस तरह से बनाएं, H, यहाँ पर H, ये दूसरा अमोनिया मॉलिक्यूल है, तो इन दो अमोनिया मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। तो ये रहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा नेचर ऑफ फोर्सेस, किस तरह का फोर्स मिलेगा, वीक मिलेगा या स्ट्रॉन्ग मिलेगा। ठीक है, तो हमें मिलता है इन मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट बिटवीन मॉलिक्यूल्स, और ये क्या रहेंगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल डाइपोल एंड वैन डर वाल्स अट्रैक्शन। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? स्ट्रॉन्गर होगी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन और वैन डर वाल्स अट्रैक्शन से। तो इसका मतलब इन सॉलिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या किस तरह का होगा? हायर देन नॉन पोलर एंड पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमें क्या मिलेगा? हाई मिलेगा एज कंपेयर टू नॉन पोलर एंड पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। नेक्स्ट रहेगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो ये भी हमें क्या मिलेंगे? इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो इतना ज़्यादा हाई नहीं रहेगा। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स रहेंगे ये हमें सॉफ्ट मिलेंगे बट हार्डर देन, लेकिन हार्डर किससे रहेंगे? नॉन पोलर एंड पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से। तो ये थोड़ा सा हार्ड मिलेंगे हमें नॉन पोलर और पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से। जो फोर्थ टाइप है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का वो है मेटेलिक सॉलिड्स। तो यहाँ पर देखो नाम से ही पता चलता है मेटेलिक मीन्स
मेटल्स। तो वो सभी मेटल्स जो सॉलिड स्टेट में रहेंगे वो सभी रहेंगे मेटेलिक सॉलिड। तो यहाँ पर भी हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करेंगे फॉर मेटेलिक सॉलिड्स। तो मेटेलिक सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे वो क्या रहेंगे? पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल आयंस एंड नेगेटिवली चार्ज्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। और देखो जो पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस होंगे इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम कर्नल्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब कुछ जो बताया गया है वो बताया गया है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन सी मॉडल ऑफ मेटल। तो मेटल्स के लिए एक मॉडल है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल ऑफ मेटल्स। तो उसी के अकॉर्डिंग बताया गया है कि जो पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस हैं वो कर्नल्स हैं, और जो ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये रहेंगे मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, और ये वही इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे जो उस मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में प्रेजेंट हैं। तो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल के अकॉर्डिंग देखो एक डायग्राम बनाएंगे यहाँ पर हम कि उस मेटल के जो एटम रहेंगे वो एग्जिस्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ कैटायंस। वो इस तरह से कैटायंस की फॉर्म में हमें मिलेंगे, और इनकी पोजीशन क्या रहेगी? फिक्स रहेगी, ये मूव नहीं करेंगे। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो इन मेटल एटम्स के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये हम क्या मानते हैं? द कर्नल्स आर फ्लोटिंग इन द सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बताया गया है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन सी मॉडल ऑफ मेटल्स। अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ फोर्सेस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में किस तरह के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे? देयर एग्जिस्ट मेटेलिक बॉन्ड्स बिटवीन, किन किन के बीच में हमें मिलेगा? मेटेलिक बॉन्ड बिटवीन कर्नल्स एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स और जो पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स हैं उनके बीच में एक म्यूचुअल अट्रैक्शन रहेगी, और उसी म्यूचुअल अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? मेटेलिक बॉन्ड। तो मेटेलिक बॉन्ड क्या है? इज ए म्यूचुअल अट्रैक्शन किस किस के बीच में रहेगी? बिटवीन कर्नल्स एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट रहेगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो उन मेटेलिक सॉलिड्स का किस तरह का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा? ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मेटल के ऊपर। डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ मेटल्स, तो किसी मेटल में मेटेलिक बॉन्ड हमें स्ट्रॉन्ग मिलेगा और किसी मेटल में मेटेलिक बॉन्ड हमें वीक मिलेगा। तो स्ट्रॉन्ग कहाँ रहेगा मेटेलिक बॉन्ड? जहाँ पर स्मॉल कर्नल्स रहेंगे। लेकिन वीक मेटेलिक बॉन्ड हमें कहाँ मिलेगा? जहाँ लार्ज कर्नल्स मिलेंगे। जहाँ पर कर्नल्स का साइज क्या रहेगा? लार्ज रहेगा, वहाँ पर मेटेलिक बॉन्ड वीक रहेगा। तो वीक मेटेलिक बॉन्ड हमें कहाँ मिलेंगे? जहाँ पर कर्नल्स का साइज लार्ज रहेगा, तो वहाँ पर उस मेटल में मेटेलिक बॉन्ड वीक होगा। लेकिन उस मेटल में जिसमें कर्नल्स का साइज स्मॉल है तो वहाँ पर मेटेलिक बॉन्ड हमें स्ट्रॉन्ग मिलेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। जहाँ पर स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड मिलेगा वहाँ पर हमें मिलेगा हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन जहाँ पर मेटेलिक बॉन्ड वीक मिलेगा वहाँ पर रहेगा
लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो उन मेटल्स में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो मिलेगा जिनमें वीक मेटेलिक बॉन्ड होगा, लेकिन जिन मेटल्स में स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होगा उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमें हाई मिलेगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो जितने भी मेटल्स रहेंगे, ऑल मेटेलिक सॉलिड्स, जितने भी मेटेलिक सॉलिड्स रहेंगे, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो सॉफ्टनेस और हार्डनेस के बारे में भी हम बात करेंगे कि कौन से मेटेलिक सॉलिड्स सॉफ्ट रहेंगे और कौन से मेटेलिक सॉलिड्स हार्ड रहेंगे। तो हार्ड वही मेटेलिक सॉलिड्स रहेंगे जिनमें स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स होंगे, लेकिन सॉफ्ट वही मेटल रहेंगे जिनमें वीक मेटेलिक बॉन्ड रहेंगे। वीक मेटेलिक बॉन्ड्स हमें जिसमें मिलेंगे वो मेटल सॉफ्ट मिलेंगे, लेकिन जिनमें स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड रहेंगे वही मेटल हमें हार्ड मिलेंगे। अब लास्ट प्रॉपर्टी और बचती है मेटेलिक सॉलिड्स की, दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। तो वो मैलिएबल भी हैं और डक्टाइल भी। मैलिएबल मीन्स they can be converted into sheets, converted into thin sheets, and ductility means